हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम 20AC01 के आर्गुमेंट के आंसर्स का डिस्कशन करेंगे। इसके पहले मैं कुछ अनाउंस करना चाहती हूँ। CAPF पेपर 2 की मेरी बुक रिलीज़ हो चुकी है और इसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यदि कोई इंटरेस्टेड है तो इस लिंक में क्लिक करके बुक को बाय कर सकते हैं। और पेपर 2 के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में अभी तक 2 टेस्ट पेपर रिलीज़ हो चुके हैं। तो जिसको भी ये टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करना है तो वो क्वेश्चन बुकलेट वाले लिंक में क्लिक करेंगे जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और जिसको इन 2 टेस्ट पेपर्स के सिर्फ मॉडल आंसर्स चाहिए तो वो आंसर बुकलेट में क्लिक करेंगे। यदि किसी को फर्स्ट 5 टेस्ट पेपर्स के आंसर्स चाहिए तो 820 रुपीज़ यहाँ पे लिखा है उस लिंक में क्लिक करोगे। तो चलिए हम आर्गुमेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। 20AC01 टेस्ट पेपर में मैंने ये वाला आर्गुमेंट क्वेश्चन फ्रेम किया था। आप सबसे पहले आर्गुमेंट का फॉर्मेट देख लीजिए। इस तरह के फॉर्मेट को आप फॉलो करो। इंट्रोडक्शन है, अंडरलाइन करो और उसके नीचे लिखो। बहुत सारे स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर यहाँ पर डैश देकर फिर यहाँ से शुरू कर देते हैं, तो बहुत हौच पौच लगता है। बेटर ये है इंट्रोडक्शन उसके नीचे, वैसे ही फॉर है अंडरलाइन करो उसके नीचे पॉइंट्स दो। और बहुत सारे स्टूडेंट पॉइंट्स वाइज नहीं लिखते हैं, तो मैं तो यही रेकमेंड करूँगी पॉइंट्स वाइज लिखो, ताकि आप ये वाला पॉइंट जो लिखे हैं उसको, अगर आपके पास कुछ ऐसा है कि इस पॉइंट को काउंटर करने के लिए तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। इसीलिए कहते हैं पॉइंट वाइज लिखने। अगेंस्ट लिखो, अंडरलाइन करो, यहाँ पे पॉइंट वाइज। कंक्लूजन लिखो, अंडरलाइन करो और फिर इसके नीचे लिखो। अगर इस तरह से आप लिखते हो तो आपकी जो आंसर स्क्रिप्ट है वो नीट एंड टाइडी लगेगी, हौच पौच नहीं लगेगी। ओके। आर्गुमेंट का इंट्रोडक्शन बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि ज़रूरी नहीं होता है देना, मगर ऑब्वियसली आर्गुमेंट को शुरू करने के लिए आपको आर्गुमेंट क्वेश्चन का बैकग्राउंड तो देना पड़ेगा ना, चाहे वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो या कुछ हो, आपको देना पड़ेगा। आर्गुमेंट को ओपन करने के लिए इंट्रोडक्शन ज़रूरी है। अब इंट्रोडक्शन में आप प्लेन न्यूट्रल फैक्ट दे सकते हो। दूसरी चीज़, आप पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ क्या है यानी मीनिंग लिख सकते हो इंट्रोडक्शन में, या आप ऐसा इंफॉर्मेशन दे सकते हो जिससे आप ये बताओ कि ये आर्गुमेंट, व्हाई पीपल आर गेटिंग इनटू दिस आर्गुमेंट, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन भी आप दे सकते हो। ठीक है। और कोशिश करो आर्गुमेंट का इंट्रोडक्शन मैक्सिमम 2 सेंटेंसेस का हो, और अच्छी बात होगी यदि एक ही सेंटेंस का हो, जैसे मैंने एक ही सेंटेंस का इंट्रोडक्शन दिया है और इसमें मैंने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ का फंक्शन बता दिया। प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन स्क्रूटिनाइजिंग द बजट एंड एग्जामिनिंग द बिल्स। अब क्वेश्चन है हैव बिकम अननेसेसरी। तो फॉर में मैंने 3 पॉइंट दिया है। फर्स्ट पॉइंट में मैंने ये बताया है कि 16th लोकसभा में सिर्फ 25% बिल्स को रेफर किया गया था पार्लियामेंट्री कमिटीज। 17th लोकसभा तो बिना पार्लियामेंट्री कमिटीज का रन किया था 4 महीने के लिए। दूसरा मैंने पॉइंट ये बताया, ये अननेसेसरी इसलिए है क्योंकि पार्लियामेंट्री कमिटीज का जो रिकमेंडेशन है वो नॉन बाइंडिंग है, जरूरी नहीं है उसको फॉलो करना। और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज ने जो मेडिकल कमीशन बिल है और लेबर कोड बिल में जो भी रिकमेंडेशन दिया था उसको फॉलो नहीं किया गया। एक और रीज़न मैंने बताया वो अननेसेसरी इसलिए है क्योंकि उनके पास स्पेशलाइज्ड स्टाफ नहीं और लो अटेंडेंस भी होता है। अब मैं अगेंस्ट में, यानी मैं अब इसमें ये कहना चाह रही हूँ कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी नेसेसरी है। तो ये वाला जो पॉइंट है कि सिर्फ 25% बिल रेफर किया गया है, तो इस पॉइंट को मैं यहाँ पर मैंने काउंटर किया है कि पार्लियामेंट का रूल है कि हर बिल को पार्लियामेंट्री कमिटीज को नहीं दिया जाता है स्क्रूटिनी के लिए। इसका रीज़न ये बताया है कि ताकि जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है या बिजनेस है वो स्पीड अप हो सके। अगर हम सारे बिल को पार्लियामेंट्री कमिटीज को रेफर करेंगे तो जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है वो बहुत स्लो डाउन हो जाएगा। फिर एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया कि मनी बिल्स कभी भी पार्लियामेंट्री कमिटीज को नहीं दिया जाता है क्योंकि ये स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में ही इसको पास करना होता है। फिर यहाँ पर मैंने लिखा है कि नॉन बाइंडिंग होता है, तो इसको काउंटर करने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि देयर रिकमेंडेशंस आर नॉट बाइंडिंग बट दे सर्टनली होल्ड वेट। फिर मैंने एग्जांपल दिया है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल जो है उसमें बहुत रिकमेंडेशन दिया था पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ में और गवर्नमेंट ने उन रिकमेंडेशन को इनकॉर्पोरेट किया था।
फिर मैंने थर्ड रीज़न ये दिया है कि द मेंबर फ्रॉम बोथ द हाउसेज अक्रॉस द पार्टी लाइंस आर रिप्रेजेंटेड इन दीज कमिटीज़। द एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो अप्लाई नहीं होता है जो भी मेंबर है इस कमिटी के। ओके और फिर लिखा मैंने डिसीजन मेकिंग एंड इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ बिल्स फर्दर बिकम्स ईजियर एज दे आर डिस्कस्ड अमंग अ ग्रुप ऑफ 30 मेंबर्स रादर देन 700। अब मैंने कंक्लूड किया है, आपका कंक्लूजन जो होना चाहिए वो जनरल नहीं होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट जनरल कंक्लूजन देते हैं। आपका कंक्लूजन क्वेश्चन स्पेसिफिक होना चाहिए। क्वेश्चन है कि नेसेसरी है कि अननेसेसरी है। ओके तो मैंने यहाँ पर लिखा है टू स्ट्रेंथन द लॉ मेकिंग प्रोसेस it is important that all the bills are examined by standing committees. Also, the committees must have full-time and research-specific staff. These steps will strengthen the legislative process. तो मैंने यहाँ पर अपने कंक्लूजन में ये बताया है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ नेसेसरी है, मगर उसमें फुल टाइम और रिसर्च स्पेसिफिक स्टाफ होने चाहिए जिससे लेजिस्लेटिव प्रोसेस स्ट्रेंथन हो सके। अब नेक्स्ट जो आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन है वो रिजर्वेशन शुड बी एक्सटेंडेड टू प्राइवेट सेक्टर। एक्चुअली ये क्वेश्चन इसलिए मैंने फ्रेम किया है क्योंकि आंध्र प्रदेश एक फर्स्ट स्टेट बन गया है जिसने रिजर्वेशन को प्राइवेट सेक्टर तक पहुंचा दिया है। ओके तो और साथ में मध्य प्रदेश और राजस्थान भी यही कर रहे हैं, तो इसकी वजह से ये आर्गुमेंट क्वेश्चन बना है। तो मैंने इंट्रोडक्शन में ऐसा इंफॉर्मेशन दिया है जिससे मैं बता रही हूँ ड्यू टू व्हाट दिस डिबेट गॉट ट्रिगर्ड और इग्नाइटेड। फॉर में मैंने 3 पॉइंट्स दिए हैं। मैं फॉर में ये बता रही हूँ कि हाँ एक्सटेंड करना चाहिए क्योंकि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नेशन के डेवलपमेंट। फिर मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इसलिए रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में देना चाहिए। तो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो मार्जिनाइज सेक्शंस हैं सोसाइटी के वो लोअर और लेस पेइंग जॉब में है और जो अपर कास्ट है वो अपर एंड ऑफ जॉब में है हाई। तो रिजर्वेशन अगर प्राइवेट सेक्टर में दिया जाता है तो कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। फिर एक और मैंने पॉइंट दिया है कि गवर्नमेंट जॉब डिक्लाइन कर रही है या ग्रो नहीं कर रही है या बहुत स्लो ग्रो कर रही है। तो अगर हम रिजर्वेशन देते हैं प्राइवेट सेक्टर्स में तो अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस को टैकल कर सकते। अगेंस्ट में मैंने पॉइंट दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर स्टेट 75% रिजर्वेशन दे रही है तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को डिफाई कर रही है। और एक और रीज़न मैंने यहीं पर दे दिया कि रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं देती है। दूसरा रीज़न मैंने ये दिया, रिजर्वेशन जो है मार्जिनलाइज सेक्शन को मिल रहा है मगर वो लोकल रेसिडेंसी जो स्टेट्स प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन दे रही है तो वो रिजर्वेशन सिर्फ उन स्टेट के डोमिसाइल्स जो हैं वो ही अवेल कर सकते हैं, बाहर के नहीं कर सकते हैं। तो मैंने लिखा है दिस वॉयलेट्स द आइडिया ऑफ वन यूनिफाइड इंडियन मार्केट कि forcing the private sector to recruit on the basis of caste, linguistic background or domicile would lead to social conflicts. Also, the private sector could suffer a setback as it would hinder choosing the best candidate. तो एक रीज़न दे दिया। कंक्लूड मैंने ये किया है कि द रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर प्राइवेट सेक्टर शुड कवर ऑल द मार्केट्स बट इट शुड बी एसेंशियली अवेल्ड बाय द डिसएडवांटेज ग्रुप्स। तो एक लाइन का इंट्रोडक्शन, एक लाइन का कंक्लूजन। कोशिश करो कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन एकदम शॉर्ट रखो ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स आप यहाँ पर दे सको क्योंकि बेसिकली मार्क्स आपको यहीं पर मिलेंगे। इंट्रोडक्शन आप इसलिए देते हो ताकि आप आर्गुमेंट को ओपन कर सको, कंक्लूजन आप इसलिए देते हो ताकि आप आर्गुमेंट को क्लोज कर सको। तो इसीलिए इन दोनों में ज़्यादा वर्ड्स अपने वेस्ट मत करना। और एक और चीज़, आपके राइटअप से एग्जामिनर को बिल्कुल भी नहीं पता चलना चाहिए कि आप जनरल कैटेगरी के हो कि रिजर्व कैटेगरी के हो, आप साउथ इंडियन हो कि नॉर्थ इंडियन हो, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, ये कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।